हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेज। लास्ट लेक्चर में हम लोग ईआर के ल्यूमेन में किस तरह से प्रोटीन की टारगेटिंग हो रही होती है इसके बारे में बात कर रहे थे। हम लोगों ने सिक्रेटरी पाथवे की स्टडी स्टार्ट किया था। ठीक है, वहां पे हम लोगों ने देखा कि जो प्रोटीन्स बनती हैं, न्यूली प्रोटीन्स जो सिंथेसाइज होती हैं, वो सारी की सारी साइटोसॉल में इनिशियली सिंथेसाइज होती हैं। ठीक है, जैसे ही वो साइटोसॉल में उनकी सिंथेसिस स्टार्ट होती है, सबसे पहले एक सिग्नल सीक्वेंस सिंथेसाइज होता है। ठीक है, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के केस में हम लोगों ने कहा था एन टर्मिनल एन टर्मिनल एन टर्मिनल हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक सिग्नल सीक्वेंस सिग्नल सीक्वेंस। ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ल्यूमेन में जो भी प्रोटीन्स डिस्टाइंड होती हैं, उनके एन टर्मिनस पर एक हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड का स्ट्रेच पाया जाता है, जिसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 6 to 12 अमीनो एसिड्स के बराबर होती है। ठीक है, ये जो हाइड्रोफोबिक पैच है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है उन प्रोटीन्स की टारगेटिंग के लिए, जो कि इसको डायरेक्ट करता है कहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। ठीक है, इतनी बात हमने लास्ट लेक्चर में आपसे किया था। इस पूरे सिग्नल सीक्वेंस के या सिग्नल पेप्टाइड के कैरेक्टरिस्टिक फीचर की हम लोगों ने बात की। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के केस में एन टर्मिनस पे हाइड्रोफोबिक सिग्नल सीक्वेंस पाया जाता है, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में टारगेटिंग के लिए नेसेसरी होता है। मैंने आपको ये भी बताया। ठीक है, मैंने आपको कुछ एक्सपेरिमेंटल आइडियाज भी दिए कि अगर इस सीक्वेंस को हटा दिया जाए तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ और जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की है। ठीक है, अब बात आती है कि अगर प्रोटीन की सिंथेसिस साइटोसॉल में स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, सपोज दैट ये एक एमआरएनए है। ठीक है, ये एक एमआरएनए है जो एक सेक्रेटरी ट्रांसलेट कर रहा है। ठीक है। ठीक, ट्रांसपोर्ट होकर साइटोसॉल में चला आया। ये इसका 5 प्राइम एंड है, इसका 3 प्राइम एंड है, और प्रोटीन की सिंथेसिस हमेशा 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की तरफ होती है। ठीक है, तो इसके 5 प्राइम एंड पे कहीं पे कैप होगी, वहां पे कैप बाइंडिंग प्रोटीन आएगी। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से बाइंड कर जाएगा आपका राइबोसोम। ठीक, जैसे ही राइबोसोम यहाँ से बाइंड करेगा, ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ पे, साइटोसॉल में। अब ट्रांसलेशन जब स्टार्ट होगा तो सबसे पहले जो चीज ट्रांसलेट होगी वो क्या है, सिग्नल सीक्वेंस। और सिग्नल सीक्वेंस के बाद फिर फर्दर ट्रांसलेशन होगा प्रोटीन का। ये वाला जो पोर्शन है क्या है, ये है सिग्नल सीक्वेंस। सिग्नल सीक्वेंस। ठीक, इतनी बात मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों से की। सबसे पहले सिग्नल सीक्वेंस सिंथेसाइज होके बाहर आएगा। ये एन टर्मिनस पे है और यहाँ पे हाइड्रोफोबिक पैच है। ठीक, अब सेल के पास कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए। सेल के पास कोई ऐसा सिस्टम जरूर होगा जो इस सिग्नल सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करे। ठीक है, और फिर इस प्रोटीन को ईआर तक ले जाए। ठीक है, और फिर ईआर पे इस प्रोटीन को सक्सेसफुली डिलीवर करे ले जाके। ठीक है, तो इस सिस्टम के दौरान 2 प्रोटीन्स की डिस्कवरी की गई। ठीक, इस पूरी प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए 2 प्रोटीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आज हम लोग उन्हीं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें ईआर तक प्रोटीन के टारगेटिंग की, ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो वहां पे कुछ ऐसी कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो उस सिग्नल को रिकॉग्नाइज करे। ठीक है, तो उस सिग्नल को रिकॉग्नाइज करने के लिए वहां पे एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको कहा जाता है सिग्नल 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 रिकॉग्निशन रिकॉग्निशन सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल या फिर इसी को कहा जाता है एसआरपी। ठीक, एसआरपी। ये एसआरपी क्या करेगा, जैसे ही हाइड्रोफोबिक सिग्नल सीक्वेंस ट्रांसलेट होकर के बाहर आता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है और उससे बाइंड कर जाता है। ठीक है, एक काम इसका हो गया। ठीक है, अब ये सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल क्या किया, इसने बाइंड तो कर लिया। ठीक, अब ये क्या करेगा, ये प्रोटीन को ईआर की मेम्ब्रेन तक तो ले जाएगा। ठीक है, अब ईआर की मेम्ब्रेन पे भी कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो इस एसआरपी को रिकॉग्नाइज करे। ठीक है, एसआरपी ने किसको रिकॉग्नाइज किया, सिग्नल सीक्वेंस को। ठीक, मैं यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाता हूं। ठीक, सिग्नल सीक्वेंस आ गया, सिग्नल सीक्वेंस। ठीक, ट्रांसलेट होके बाहर आ गया। सिग्नल सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज किसने किया, एसआरपी ने। ठीक, अब एसआरपी इसको कहां लेके चला जाएगा, ईआर की मेम्ब्रेन तक।
ठीक, एसआरपी कहाँ लेके चला गया इसको, ईआर की मेम्ब्रेन तक। अब ईआर की मेम्ब्रेन पे कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कि किसे रिकॉग्नाइज करे, इस एसआरपी को रिकॉग्नाइज करे। ठीक है, तो अब इस एसआरपी को रिकॉग्नाइज करने के लिए ईआर की मेम्ब्रेन पे पाया जाता है एसआरपी रिसेप्टर। ठीक, एसआरपी रिसेप्टर। तो ये दोनों प्रोटीन्स साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन द टारगेटिंग ऑफ ईआर ल्यूमेन प्रोटीन। ठीक है, एक सिग्नल सीक्वेंस से बाइंड करेगा तो दूसरा क्या करेगा, इस एसआरपी को बाइंड करके उसको प्रॉपर वे में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्लेस कराएगा ताकि जो प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही है वो ईआर के ल्यूमेन तक चली जाए। ठीक, ऐसी जगह पे ले जाके उसको अटैच कराएगा जहां से प्रोटीन को जाने का रास्ता मिल जाए, क्योंकि प्रोटीन लार्ज मॉलिक्यूल है तो डायरेक्टली तो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, कुछ चैनल होगा, तो उस चैनल के पास में ये प्रोटीन पाई जाती है, क्या करती है, सीधे सीधे ले जाके राइबोसोम को वहां से बाइंड करा देती है। ठीक है, तो प्रोटीन का ट्रांसफर होने लगता है। ठीक, इन दोनों के एक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करते हैं, किस तरह से एसआरपी जो होती हैं वो सिग्नल सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करती हैं और किस तरह से वहां पर लेके जाती हैं, थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात एसआरपी की। ठीक है, एसआरपी सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। ठीक, एसआरपी है क्या, इट इज ए साइटोसोलिक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। इट इज ए साइटोसोलिक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, ये क्या है, साइटोसोलिक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब ये होता है कि ऐसी प्रोटीन्स जिनके पास में प्रोटीन, थोड़ा सा कंटेंट प्रोटीन का हो और उसके साथ साथ थोड़ा सा कंटेंट आरएनए का हो, ऐसी सारी प्रोटीन्स को कहा जाता है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड प्रोटीन के साथ में अगर लगा हुआ है तो उसको कहा जाता है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है, अब ये एसआरपी करती क्या है, एसआरपी बाइंड्स टू द signal sequence and large ribosomal subunit, and डायरेक्ट दिस कॉम्प्लेक्स। अब एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा किसका, एसआरपी सिग्नल सीक्वेंस और राइबोसोम का एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, एंड डायरेक्ट दिस कॉम्प्लेक्स टू द ईआर मेम्ब्रेन। ठीक, तो एसआरपी करता क्या है, एसआरपी बाइंड टू द सिग्नल सीक्वेंस को बाइंड कर लेता है। ठीक है, एंड लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट से भी बाइंड करता है। ठीक है, और जैसे ये लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड कर जाता है, इस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स को कहाँ लेके जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पे। इतनी बात आपके समझ में आ गई है। ठीक है, मैं बना के भी आपको दिखाते हुए चलता हूँ। ठीक है, इन चीजों को मैं बनाता हुआ भी चलूंगा, छोटे छोटे डायग्राम में भी हम बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपके समझ में आनी चाहिए चीजें। ठीक है, आरएनए है, ठीक, ट्रांसलेशन स्टार्ट हुआ और निकल के बाहर क्या आया, सिग्नल सीक्वेंस। सबसे पहले सिग्नल सीक्वेंस आया, बाद में आपकी प्रोटीन यहाँ पे सिंथेसाइज हो रही है। ठीक, अब इस सिग्नल सीक्वेंस को कौन रिकॉग्नाइज करेगा, एसआरपी। ठीक, सपोज दैट ये एसआरपी है। ठीक, एसआरपी आएगी और यहाँ से बाइंड कर जाएगी। ठीक, फिर क्या होगा, ये क्या है आपकी एसआरपी, ये क्या है सिग्नल सीक्वेंस, ये सिग्नल है। ठीक, सिग्नल से कौन बाइंड कर जाएगा, एसआरपी। ठीक, ये आपका एमआरएनए और ये है सिग्नल जैसे ही बाहर आया है, इससे एसआरपी ने, अब एसआरपी ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे राइबोसोम को ही बाइंड किया हुआ है इसने। ठीक, राइबोसोम के लार्ज सब यूनिट को भी बाइंड किया हुआ है और सिग्नल सीक्वेंस को ही बाइंड किया हुआ है, और इस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स को किस कॉम्प्लेक्स को, इस कॉम्प्लेक्स को कहाँ पे पहुंचा देगा, ईआर मेम्ब्रेन पे। ये ईआर की मेम्ब्रेन है, ये क्या है ईआर। ठीक, और ये क्या है ईआर मेम्ब्रेन। ठीक, इस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स को कहां पे लेके आएगा,
लेकर के आ जाएगा ER की मेम्ब्रेन पे। ये आ गया, सॉरी, ये लार्ज सब यूनिट है और ये स्मॉल सब यूनिट, और ये हमारा RNA यहाँ पे ट्रांसक्राइब हो रहा है। और ये सिग्नल सीक्वेंस, और जैसे यहाँ पे ले आएगा तो यहाँ पे चैनल्स हैं, उन चैनल पे इसको डॉक करा देगा, और चैनल पे जब डॉक कराएगा तो ये सिग्नल सीक्वेंस क्या होगा, ER मेम्ब्रेन को क्रॉस करने देगा। ठीक, तो कुछ इस तरह से ये यहाँ पर लेकर के आते हैं। ठीक, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। ठीक, पहली चीज तो मैंने कहा कि सिग्नल सीक्वेंस से SRP बाइंड करता है और उसके साथ साथ लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट से भी बाइंड करता है। ठीक है, तो लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट से क्यों बाइंड करता है? ठीक, मैंने कहा कि ये जो सिग्नल पेप्टाइड यहाँ पे निकला, अगर यहाँ पे ट्रांसलेशन कंटिन्यू रहेगा तो प्रोटीन का साइज बहुत बल्की हो जाएगा और इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। ठीक, तो इसलिए क्या होता है, सिस्टम क्या करता है कि जैसे ही सिग्नल सीक्वेंस बाहर आता है और SRP यहाँ से आके बाइंड करता है तो क्या होता है, ट्रांसलेशन थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। ट्रांसलेशन क्या होता है, थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाता है, और ये तब तक स्टॉप रहता है जब तक कि SRP यहाँ से बाइंड रहता है। ठीक, SRP करता क्या है, SRP जब लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड करता है तो जो इलोंगेशन फैक्टर्स होते हैं, ट्रांसलेशन के जो इलोंगेशन फैक्टर्स होते हैं उनकी एंट्री को रोक देता है। ठीक, इलोंगेशन फैक्टर्स की एंट्री को क्या करता है, रोक देता है। अब जब तक इलोंगेशन फैक्टर्स नहीं आएंगे तब तक प्रोटीन चेन का इलोंगेशन होगा ही नहीं, इसलिए थोड़ी देर के लिए ट्रांसलेशन रुक जाता है। जब एक बार पूरे का पूरा एक कॉम्प्लेक्स यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पे पहुंच जाता है और SRP यहाँ से रिलीज हो जाता है, तब क्या, इलोंगेशन फैक्टर्स की जो एंट्री साइट्स हैं वो खुल जाती हैं, इलोंगेशन फैक्टर्स यहाँ पे आने लगते हैं, ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है और ट्रांसलेशन के साथ साथ ट्रांसलोकेशन भी होता रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा SRP, जो ये SRP है इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो SRP, मैंने कहा कि SRP एक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है। ठीक है, SRP क्या है, वो है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन और साइटोसोलिक है, साइटोसोल में पड़ी हुई। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब इसमें क्या होगा, इसमें प्रोटीन भी होगी और इसमें RNA भी होगा। ठीक है, प्रोटीन, तो ये जो SRP होती है ये 6 डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। यहाँ पे कितने तरह की प्रोटीन है, 6 डिफरेंट प्रोटीन सब यूनिट्स, इसमें 6 डिफरेंट प्रोटीन सब यूनिट्स होती हैं। ठीक है, और ये प्रोटीन जो होती हैं इनके साथ में अटैच रहता है एक 300 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग, 300 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग RNA। जो RNA होता है उसकी लेंथ कितनी होती है, 300 न्यूक्लियोटाइड के बराबर होती है। ठीक है, तो इस तरह से RNA और ये प्रोटीन आपस में इंटरेक्ट करके SRP बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोटीन्स होती हैं वो बेसिक काम करती हैं सिग्नल रिकॉग्निशन का। ठीक है, और जो RNA वाला पार्ट होता है ये क्या करता है, प्रोवाइड्स द स्कैफोल्ड, ये स्कैफोल्ड प्रोवाइड करता है, स्कैफोल्ड टू प्रोटीन पार्ट ऑफ SRP। SRP की प्रोटीन पार्ट के लिए स्कैफोल्ड का काम कौन करता है, RNA, और बाकी का जो कैटालिटिक काम, यहाँ पे बाइंडिंग का काम, ले जाने का काम, वो जो सारा काम होता है वो प्रोटीन पार्ट करता है। ठीक है, अब इन 6 प्रोटीन्स में से एक प्रोटीन होती है जिसको कहा जाता है P54 सब यूनिट। ठीक है, P54 सब यूनिट ऑफ P54 सब यूनिट ऑफ SRP binds to the signal sequence से कौन बाइंड करता है, सिग्नल सीक्वेंस से बाइंड करता है हमारा P54 सब यूनिट। P54 सब यूनिट किसके पास है, जो हमारी SRP प्रोटीन है उनके पास है, उसकी P54 सब यूनिट जो है वो बाइंड करती है सिग्नल सीक्वेंस से। अब इस P54 सीक्वेंस के पास ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से सिग्नल सीक्वेंस को बाइंड कर पाती है। ठीक है, और P54 को बैक्टीरिया में इसका होमोलॉग क्या है, बैक्टीरिया में FFH इज द होमोलॉग ऑफ
P54 इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के केस में P54 का काम कौन करता है? FFH। FFH एक होमोलॉगस प्रोटीन होती है जो कि बिल्कुल P54 डोमेन की तरह काम करती है। ठीक है, अब इस P54 के पास एक M डोमेन होता है। ठीक है, M डोमेन, P54 के पास एक M डोमेन होता है। M डोमेन ऑफ P54 subunit have many methionine M डोमेन से आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत सारी मेथियोनिन एंड अदर हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स। हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड होती हैं इनके पास, अमीनो एसिड्स। ठीक, अब ये हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स क्या करती हैं? ठीक है, जो यहाँ पे मेथियोनिन है और ये जो अदर हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स हैं, ये क्या बनाती हैं? एक हाइड्रोफोबिक क्लेफ्ट बनाती हैं। एक हाइड्रोफोबिक क्लेफ्ट बनाती हैं। क्या बनाती हैं? फॉर्म्स ए हाइड्रोफोबिक क्लेफ्ट। और यही हाइड्रोफोबिक क्लेफ्ट क्या करती है? एक्ट्स एज द बाइंडिंग साइट फॉर सिग्नल। ठीक, ये जो हाइड्रोफोबिक क्लेफ्ट बनी। अच्छा, हाइड्रोफोबिक क्लेफ्ट ही क्यों बनी? मैंने कहा कि जो सिग्नल सीक्वेंस है वो क्या है? हाइड्रोफोबिक पैच है। वहां पे जो अमीनो एसिड्स हैं वो हाइड्रोफोबिक हैं। ठीक है, इसीलिए P54 सब यूनिट के पास जो M डोमेन है उसके पास भी ढेर सारी हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड है। अब क्या होगा? जो यहाँ पे हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड की साइड चेन्स हैं और वहां पे जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड की साइड चेन्स हैं, दोनों आपस में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के थ्रू आसानी से जुड़ सकती हैं। इसीलिए यहाँ पे जो बाइंडिंग साइट्स हैं वहां पे भी हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड ज्यादा है और जो हमारा सिग्नल सीक्वेंस है उसके पास तो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स हैं। तो इस तरह से कुछ जो हमारा SRP होता है वो सिग्नल सीक्वेंस से बाइंड कर जाते हैं, क्योंकि दोनों के पास हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स हैं, तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के थ्रू जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये तो बात रही P54 सब यूनिट की। मैंने कहा कि 6 अलग अलग प्रोटीन से मिलकर के बना होता है हमारा SRP प्रोटीन जो होती है उसमें 6 अलग अलग प्रोटीन होते हैं। मैंने एक की बात की यहाँ पे P54। तो बाकियों का काम क्या है? ठीक, बाकियों का काम अभी इतना क्लियर नहीं, लेकिन पॉसिबली ऐसा कहा जाता है कि बाकी की जो प्रोटीन होती है वो क्या करती है? वो इंटरेक्शन में काम करती है। किसके साथ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर इंटरेक्शन के साथ काम करती है। और इसके अलावा जो राइबोसोम होता है उसको ट्रांसलोकॉन पे मैं बात करूंगा, ट्रांसलोकॉन की बात करूंगा। बाकी की जो सब यूनिट्स होती हैं वो राइबोसोम से बाइंड करती हैं और क्या करती हैं? उसको ट्रांसलोकॉन पे ले जाकर के फिट कराती हैं। ठीक, जो हमारी P54 वाली सब यूनिट है वो सिग्नल सीक्वेंस से बाइंड कर जाती है। ठीक है, और बाकी की जो 5 सब यूनिट है वो राइबोसोम की लाल सब यूनिट से इंटरेक्ट करती हैं और उसको प्रॉपरली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ले जाकर के अटैच कराती हैं। ठीक है, पॉसिबली ऐसा अभी तक कहा गया है। ठीक है, लेकिन वेल नोन नहीं है कि सबका काम क्या है। ठीक, पॉसिबली ऐसा वो करती हैं। ठीक है, तो ये तो बात रही SRP की। SRP किस तरह से सिग्नल को बाइंड करता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक, अब क्या हुआ? अब मैंने कहा कि पॉलीपेप्टाइड, नेसेंट पॉलीपेप्टाइड ट्रांसलेट होके आ चुकी है। ट्रांसलेट होने के बाद उसका सिग्नल सीक्वेंस आया और SRP से बाइंड कर गया। इतना काम हो गया है, ट्रांसलेशन भी रुक गया है। अब क्या करना है? अब इस पूरे कॉम्प्लेक्स को लेकर के चलना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक। ठीक, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक तो ये चला जाएगा। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बाइंड करने के लिए क्या चाहिए? SRP रिसेप्टर। अब हम लोग SRP रिसेप्टर के बारे में, तो SRP रिसेप्टर क्या है? SRP रिसेप्टर SRP से बाइंड करेगा, मैंने आपको बता दिया। ठीक, SRP रिसेप्टर क्या है? इट इज द इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन in the ER membrane, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन इन द ER मेम्ब्रेन। ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। इट इज मेड अप ऑफ, इसकी किन सब यूनिट से मिलकर के बनाता है? मेड अप ऑफ ए लार्ज अल्फा सब यूनिट
एंड स्मॉल बीटा सब यूनिट, दो सब यूनिट से मिलकर के बना होता है। ठीक, और ये जो अल्फा सब यूनिट होती है इसी के पास एसआरपी बाइंडिंग साइट होती है। एसआरपी बाइंडिंग साइट कहां पे होती है? अल्फा सब यूनिट पे होती है। ठीक, और ये जो एसआरपी की अल्फा सब यूनिट होती है इसका जो होमोलॉगस होता है थर्मस इक्वेटिकस में, थर्मस एक्वेटिकस, एक्वेटिकस में ये एक आर्की बैक्टीरिया है। थर्मस एक्वेटिकस में अल्फा सब यूनिट का होमोलॉग क्या होता है? अल्फा सब FTSY, ये क्या होता है? होमोलॉग होता है अल्फा सब यूनिट का। कहाँ पे? थर्मस एक्वेटिकस में एक थर्मोफाइल है, आप कह सकते हैं एक आर्की बैक्टीरिया है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बैक्टीरियल जो आपका एसआरपी था, बैक्टीरियल जो P54 होमोलॉग मैंने आपको बताया, एसआरपी का P54 होमोलॉग जो था वो, और ये जो थर्मस एक्वेटिकस का अल्फा होमोलॉग है, इन्हीं दोनों का यूज किया गया है इस पूरी स्टडी को परफॉर्म करने के लिए। किस तरह से दोनों का इंटरेक्शन होता है इस चीज की स्टडी में किसका इस्तेमाल किया गया है? बैक्टीरियल FFH का और थर्मस एक्वेटिकस के FTSY का, इन दोनों का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए मैंने इनका नाम लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे किस तरह से बाइंडिंग होती है थोड़ी सी हम लोग उसकी बात करते हैं। बाइंडिंग होती है, फिर फर्दर ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक, मैंने कहा कि एसआरपी जो है वो क्या करेगा, वो प्रोटीन का जो सिग्नल सीक्वेंस है उसके साथ में बाइंड कर जाएगा और फिर उसको ले करके आ जाएगा कहाँ पे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन तक। ठीक है, एसआरपी और एसआरपी रिसेप्टर्स दोनों के पास ही जीटीपी बाइंडिंग साइट्स होती हैं। ठीक है, बोथ एसआरपी एंड एसआरपी रिसेप्टर have GTP binding sites, ठीक है, जैसे ही सिग्नल सीक्वेंस को एसआरपी रिकॉग्नाइज करते हैं वो जीटीपी बाउंड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और इधर जो हमारा एसआरपी रिसेप्टर होता है वो भी जीटीपी बाउंडेड फॉर्म में रहता है, और जब दोनों का इंटरेक्शन होता है तो दोनों की जीटीपी हाइड्रोलाइजिंग कैपेसिटी स्विच ऑन हो जाती है। ठीक है, जीटीपी किसके किसके पास में है? ये देखिए, ये सपोज दैट ये एक ईआर मेम्ब्रेन में यहाँ पे बना रहा हूं, ये क्या है? ईआर मेम्ब्रेन, ये ईआर मेम्ब्रेन। हमने कहा कि ट्रांसलेशन स्टार्ट हुआ है और ये सिग्नल सीक्वेंस निकल करके आया और एसआरपी ने इसको बाइंड कर लिया। ये क्या है? एसआरपी यहाँ पे आकर के। ठीक, इस एसआरपी के पास में भी क्या है? एक जीटीपी बाइंडिंग साइट है। ठीक है, और यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पे क्या है? एसआरपी का रिसेप्टर है। ठीक है, क्या है? एसआरपी का रिसेप्टर, यहाँ पे एसआरपी का रिसेप्टर प्रेजेंट है। ये रिसेप्टर की बीटा सब यूनिट है। ठीक, और ये जो है ये रिसेप्टर की अल्फा सब यूनिट है, जहां से आ करके एसआरपी बाइंड करेगा, और इस सब यूनिट के पास में भी क्या है? एक जीटीपी बाइंडिंग साइट है। ये क्या है? अल्फा सब यूनिट। ये क्या है? एसआरपी रिसेप्टर है, एसआरपी रिसेप्टर। ठीक, अब क्या होगा? एसआरपी रिसेप्टर से आकर के ये कॉम्प्लेक्स बाइंड करेगा, और इसी एसआरपी रिसेप्टर के पास में ही ये क्या है? प्रोटीन को ट्रांसलोकेट करने वाला चैनल भी लगा हुआ है, और ये चैनल यूजुअली क्या रहता है? ये बंद रहता है। ठीक, जब तक एसआरपी इस पूरे कॉम्प्लेक्स को यहाँ तक लेकर के नहीं आता ये चैनल बंद रहता है। ठीक, यहाँ पे ये एमआरएनए है। ठीक, फिर क्या होता है? एसआरपी इसको डायरेक्ट करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, और कैसे डायरेक्ट करता है? ये बाइंड करता है सबसे पहले एसआरपी रिसेप्टर से। तो कैसे बाइंड करता है मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर मैं बना के दिखाता हूँ किस तरह से बाइंड करता है। ठीक है, सबसे पहले एसआरपी आकर के यहाँ से बाइंड कर जाएगा। ये एसआरपी आया और पूरे कॉम्प्लेक्स को लेकर के आया है, और इसके पास क्या है? जीटीपी बाउंडेड फॉर्म में है, और ये भी जीटीपी बाउंडेड फॉर्म में। ठीक, अब यहाँ पे जीटीपी बाउंडेड फॉर्म में दिखेंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे से इंटरेक्टेड हैं, और क्या होगा? इस पूरे कॉम्प्लेक्स को लेकर के ही आएगा यहाँ पे।
ये पूरा कॉम्प्लेक्स आ गया है और ये नेसेंट प्रोटीन यहाँ से निकली हुई है जिससे कि एसआरपी बाइंड की हुई है। ठीक, जैसे ही एक बार एसआरपी रिसेप्टर से इंटरेक्ट करेगा तो इनकी जीटीपी हाइड्रोलाइजिंग कैपेसिटी जो है वो एक है एसआरपी है। ठीक, एसआरपी के पास भी जीटीपी है और एसआरपी रिसेप्टर के पास भी जीटीपी है। ठीक, दोनों ही जैसे ही बाउंड फॉर्म में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, इनकी जीटीपी को हाइड्रोलिसिस करने की जो कैपेसिटी होती है वो स्विच ऑन हो जाती है। ठीक, और ये क्या करते हैं, अपने अपने जीटीपी को हाइड्रोलाइज कर देते हैं। ठीक, यहाँ से जीटीपी निकल जाए, जीडीपी निकल जाएगा और यहाँ से भी क्या निकल जाएगा, जीडीपी। ठीक, जैसे ही जीटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है ये दोनों एक दूसरे से डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक, ये क्या होगा, अब ये डिसोसिएट हो जाएगा और डिसोसिएट होने से पहले क्या करेगा, ये जो पूरा राइबोसोम वाला पोर्शन आया था इसको कहाँ पे पहुंचा देगा, ट्रांसलोकॉन पे पहुंचा देगा। ठीक, लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट को ट्रांसलोकॉन पे पहुंचा देगा। जैसे ही जीटीपी को हाइड्रोलिसिस होगी यहाँ पे ट्रांसलोकॉन तुरंत खुल जाएगा। जैसे ही यहाँ से राइबोसोम बाइंड करेगा ट्रांसलोकॉन खुल जाएगा और ये प्रोटीन अंदर आना शुरू हो जाएगी। ठीक, ट्रांसलेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में चलता जाएगा, प्रोटीन अंदर आती चली जाएगी। यहाँ पे आपका सिग्नल सीक्वेंस सबसे पहले अंदर आया होगा जिसको क्लिप कर दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही ये रिसेप्टर से, जैसे ही यहाँ से राइबोसोम बाइंड हुआ ट्रांसलोकॉन से, यहाँ एसआरपी रिसेप्टर से जो एसआरपी प्रोटीन थी वो क्या हो जाएगी, डिसोसिएट हो जाएगी और उससे लगा हुआ जो जीटीपी था वो जीडीपी प्लस पीआई में टूट जाएगा। ठीक, और जीटीपी को रिलीज करके क्या हो जाएगा, जैसे ये जीटीपी को रिलीज करेगी अब ये फ्री हो गई और रिटर्न बैक हो जाएगी कहाँ पे, साइटोसॉल में, टू इनिशिएट द अनदर प्रोसेस। किसी प्रोसेस को दोबारा रिसाइकिल करने के लिए ये कहाँ पहुंच जाती है, साइटोसॉल में पहुंच जाती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये पूरी प्रोसेस होती है। ये जो पूरी प्रोसेस होती है ये टोटली डिपेंडेंट होती है जीटीपी की हाइड्रोलिसिस पे। और जीटीपी की हाइड्रोलिसिस कहाँ कहाँ पे होती है, एसआरपी रिसेप्टर में भी होती है और एसआरपी प्रोटीन में भी होती है। इसका मतलब अगर इस पूरे कॉम्प्लेक्स को ईआर मेम्ब्रेन तक पहुंचाना है, एक कॉम्प्लेक्स को पहुंचाना है, तो वहां पे कितने जीटीपी यूज होंगे, 2 जीटीपी। 2 जीटीपी का यूटिलाइज होगा इस पूरे कॉम्प्लेक्स को यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन तक पहुंचाने में। ठीक है, 2 जीटीपी कहाँ, एक जीटीपी को इस्तेमाल करेगा एसआरपी और दूसरे जीटीपी को इस्तेमाल करेगा एसआरपी रिसेप्टर। और जीटीपी हाइड्रोलिसिस की वजह से ही ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है ट्रांसलोकॉन तक पहुंच पाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा सब यूनिट जो है एसआरपी रिसेप्टर की और P54 सब यूनिट जो है एसआरपी की, दोनों के पास ही जीटीपी बाइंड तो है, लेकिन जब तक दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे इनकी जीटीपी की हाइड्रोलाइज करने की जो कैपेसिटी है वो स्विच ऑन नहीं होती है। ठीक है, वो स्विच ऑन कब होगी, जब दोनों प्रोटीन्स आपस में इंटरेक्ट कर जाएंगे। क्यों, क्योंकि जब दोनों प्रोटीन अलग अलग रहती हैं तो इनके पास जीटीपी को हाइड्रोलाइज करने के लिए जो एक्टिव साइट होनी चाहिए, जीटीपीएच एक्टिविटी को स्विच ऑन होने के लिए जो एक्टिव साइट होनी चाहिए वो कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है, कंप्लीट नहीं होगी तो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही दोनों आकर के एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो ये दोनों बनाते हैं एक स्यूडो हेट्रोडाइमर बनाते हैं। ठीक, और उस स्यूडो हेट्रोडाइमर के पास एक कंप्लीट एक्टिव साइट होती है जो कि जीटीपी को हाइड्रोलाइज कर सकती है। ठीक है, जैसे ही दोनों एक दूसरे से आकर के इंटरेक्ट करते हैं स्यूडो हेट्रोडाइमर बनता है, एक्टिव साइट कंप्लीट होती है और जीटीपी की हाइड्रोलिसिस हो जाती है। जीटीपी की हाइड्रोलिसिस पावर देती है कि ये राइबोसोम आकर के ट्रांसलोकॉन से अटैच हो जाए। जैसे ही ट्रांसलोकॉन से अटैच हो जाएगा यहाँ से जीटीपी जीडीपी में टूट जाएगा, यहाँ से जीटीपी जीडीपी में टूट जाएगा और दोनों एक दूसरे से डिसोसिएट हो जाएंगे और एसआरपी वापस चलाएगा साइटोसॉल में दूसरे किसी सिग्नल सीक्वेंस से बाइंड करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से एसआरपी और एसआरपी रिसेप्टर्स सिग्नल सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ईआर मेम्ब्रेन पे तक प्रोटीन को पहुंचाते हैं। अब प्रोटीन ईआर मेम्ब्रेन तक पहुंच गई। ठीक, अब बारी आती है ट्रांसलोकॉन की। मैंने कहा जैसे ही राइबोसोम वहां से बाइंड करता है ट्रांसलोकॉन खुल जाता है, ट्रांसलेशन रीइनिशिएट हो जाता है और ट्रांसलेशन के साथ साथ ही ट्रांसलोकेशन होता रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन तक प्रोटीन्स पहुंचती रहती हैं। ठीक है, इस प्रोसेस में ट्रांसलोकॉन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ट्रांसलोकॉन के स्ट्रक्चर के बारे में हमको थोड़ा सा डिटेल में देखना होगा। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्योंकि लेक्चर लंबा हो रहा है। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन की बात करेंगे और ट्रांसलोकॉन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।